नमस्कार। स्वागत है आपका गीता ई स्कूल के चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम का सबके ऊपर प्रेशर है, आई नो। तो हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम सीखेंगे, आगे चलेंगे। मैं यहाँ पर आपको हिंदी से रिलेटेड जितना भी सामग्री है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको ज्ञान प्रदान करने वाली हूँ। इतनी ही है, थोड़ा सा जो मैं जानती हूँ मैं आपको देने वाली हूँ। आप उसे अच्छे से लीजिएगा और उसके सहारे आप अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जो हम बता रहे हैं आपको, हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो 2 कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिसमें से राजस्थान बोर्ड ने आरओ और वितान को अपने कोर्स में शामिल किया है। तो जो बच्चे 12वीं के हैं उनको इस चीज की नॉलेज है। 11वीं में इसका भाग अ आता है और 12वीं में इसका भाग ब आता है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम शुरू करते हैं आरोह से। ठीक है, ये आपकी किताब के सारे चैप्टर्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर जब आप खोलेंगे इसका, ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा काव्य खंड। ये काव्य खंड देख रहे हैं, ये पहला पेज है आपका। इसी से हम हमारी किताब की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बहादुर शाह जफर की एक कविता दी हुई है कि काव्य क्या होता है, समझाने के लिए। आपके सिलेबस में नहीं है बट कि हाँ इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। 1857 में 150 वर्ष हो गए थे उनके, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। जब 1857 की क्रांति में आपको मालूम है अंग्रेजों ने उन्हें कहाँ भेज दिया था? उनको रंगून भेज दिया गया था। यहाँ से उनको निष्कासित कर दिया गया था। उनको एक कहते हैं कि पेंशन के तौर पर उनको एक रकम प्रदान की जाती थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, और दिल्ली से निष्कासित करके उनको रंगून भेज दिया गया। तो जब बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। उनकी ये कविता है, हमारे सिलेबस में नहीं है बट इसकी कुछ लाइनें हैं जो आशिकों के टाइप की जो लाइनें हैं वो बहुत यहाँ पर पढ़ते हैं लोग। ठीक है, हमारी पढ़ने की नहीं है लेकिन ये कुछ लाइनें हैं। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, ये कुछ लाइनें हैं। उम्र दराजे मांग के लाए थे 4 दिन। काफी लोग यूज करते हैं इसको, पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है हरिवंश राय बच्चन। वेरी वेल नोन, फेमस नाम है, आप सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। इनके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, इनकी कविता को सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। सबसे पहले आप जो पेज खोलेंगे उस पर आपको मिलेगा इनका परिचय। अब कवि का परिचय क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारी जो आरबीएससी का सिलेबस है उसमें 3 नंबर का आपको एक कवि या एक लेखक का परिचय आपसे पूछा जाता है। तो आपको एज वेल एज कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार शॉर्ट टाइप के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स में भी या प्रश्न उत्तर में भी इनके छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पूरी तरह से तैयारी करने की जरूरत है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, जैसा कि आप उनका चित्र देख रहे हैं, अगर किसी भी व्यक्तित्व, किसी भी शख्सियत, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म से हम उसका शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो इनकी जन्म इनका 1907 इलाहाबाद में, इलाहाबाद कहाँ आता है? यूपी में, आप जानते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ है। बहुत ही फेमस है वहां पर ये इलाहाबादियों के नाम से भी कई लोगों ने कविताएं लिखी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, रचनाएं, काव्य संग्रह, जो भी आप कवियों ने अलग अलग वेरिएशन में बहुत सारी रचनाएं की हैं। किसी ने काव्य खंड लिखे, किसी ने गद्य खंड लिखे, किसी ने आत्मकथाएं लिखी हैं, किसी ने कहानी संग्रह लिखे हैं, जैनेन्द्र की कहानी, मोहन राकेश की कहानियां, बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से अपनी रचनाएं की हैं। ये सिर्फ कवि नहीं है, इन्होंने और भी बहुत निबंध भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे लोगों ने। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले आती है मधुशाला। मधुशाला बहुत ही फेमस पोएट्री है। ठीक है, आप इस कविता को कभी पढ़िएगा, अमिताभ बच्चन जी ने उसको रेसिटाइट भी किया है, उसको गाया भी है रिसेंटली, और उन्होंने पूरा वो रिकॉर्ड भी किया है। उनकी आवाज में आप ये मधुशाला पढ़ सकते हैं। और ये लिखी कब गई थी? 1935 में। ठीक है, ये लिखी गई है आपकी 1935 में। आप इसको पढ़ पाएंगे, ये लिखी गई है 1935 में। ये देख सकते हैं।
इसके बाद इन्होंने लिखी मधुबाला, बहुत फेमस एक्ट्रेस है हमारी, आप जानते हैं अभिनेत्री मधुबाला, बहुत सुंदर, गजब की सुंदर मधुबाला। 1938 में इसको लिखा गया, तो यानी मधुशाला और मधुबाला में हो गया 3 साल का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा मधु कलश, ये भी एक काव्य संग्रह है इनका, 1938 में आया ये, ठीक है, ये आया 1938 में। इसकी टिप बढ़ा लेते, ओके। इसके बाद इन्होंने लिखा निशानी मंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सप्तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनका काव्य संग्रह है, याद रखिएगा, ये इनका काव्य संग्रह, इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। ये सब एक ही तरह की रचना, एक ही तरह के सब्जेक्ट पर बेस्ड है, पर इसमें अलग अलग काव्य रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं, यानी कि इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेकिन उसको 4 खंडों में डिवाइड किया है। आप इसको मान लीजिए, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है, और ये इनका चौथा खंड है, 10 द्वार से सोपान तक। फिर इनकी हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद की है इन्होंने, ठीक है, इन कविताओं, इन रचनाओं के इन्होंने अनुवाद किए। प्रवासी की डायरी, ये डायरी है, ठीक है। इसके अलावा इनका पूरा वाङ्मय, यानी कि इनका जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, इनका पूरा साहित्य, जो भी इनका साहित्य है, वाङ्मय यानी साहित्य, वो वंचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। आप जब हिंदी में आगे की स्टडीज करते हैं ना, आगे फर्दर स्टडीज करते हैं, आप बीए करते हैं या एमए करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप याद करते चलेंगे, आपको उस वक्त भी बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इनका जितनी भी रचना है, इनका जितना भी साहित्य है, वो 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। अब बात करते हैं इनके निधन की। ये इनका संक्षिप्त परिचय है, जन्म, इन्होंने क्या लिखा, क्योंकि हम एज अ कवि, एज अ पोइट इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इनका निधन होता है सन 1903 मुंबई में, क्योंकि उस वक्त तक अमिताभ बच्चन जी, आप जानते हैं, मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। तो 96 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी एक बहुत फेमस, जिसे कहते हैं ना सिग्नेचर स्टैप होता है, तो इनकी एक सिग्नेचर स्टैप तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक सिग्नेचर लाइन है इनकी, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बटोही यानी राहगीर, जो राह में चलता है, बाट यानी राह, रास्ता, मार्ग, पथ, ठीक है। तो आप चलने से पहले क्या करें, अपने रास्ते को जाने, ताकि आप उसमें जितनी भी कठिनाइयां आ सकती हैं, उसके बारे में आप ये समझ लें कि मुझे आगे चलकर किन किन, इस रास्ते पे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उसके बारे में पहले ही अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ कर लें, ताकि उन परेशानियों से आप घबरा के उस रास्ते को छोड़े ना, ठीक है। आप चले आगे। चलिए देखते हैं, हमने पढ़ा था इनके सिग्नेचर स्टेप के बारे में, ठीक है, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। अब 1942 से 1952, यानी कि ये जो 10 वर्ष का जो समय है, ठीक है, 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राध्यापक यानी प्रोफेसर का काम किया। आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे, ठीक है। जितनी भी साहित्यिक गतिविधियां होती थी आकाशवाणी पे, उनमें जो भी प्रूफ रीडिंग करनी है या करेक्शन करने हैं, या उन पर जो भी मंत्रणा विचार जो करना होता था, वो इन्होंने किया। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन चलता है, इंग्लिश वहां से लोग बोलते थे, उसको समझना, बाद में वापस से रिप्लाई करना, ठीक है। फिर इन्होंने जो काम किया है, इसके बाद इन्होंने दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, यानी कि जो मिडिल क्लास था उसकी क्या विडंबनाएं थी, कब, महायुद्धों के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बीच में, जब जो भी उनकी व्यथाएं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पिसता कौन है, मिडिल क्लास पिसती है। तो मिडिल क्लास के साथ में जितनी भी परेशानियां थी, उनकी मन में जितनी भी दबी हुई आवाजें थी, उनको इन्होंने अपनी कविताओं में जगा दी है। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता मतलब छायावाद में क्या है, बात को सीधा नहीं, जैसे घुमा फिरा के बोला जाता है, वक्रता यानी टेढ़ापन,
टेढ़ेपन के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त, जिसमें इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं। गैर शैली में अपनी, मतलब आप इनकी कविताओं को आराम से गा सकते हैं, जिसमें गाने की क्षमता, गायन क्षमता हो, जिसमें उस शैली में इन्होंने अपनी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति, मतलब जो घटना जैसे हुई ऐसे इन्होंने एज इट इज उसको बोला है, जैसे ज्यों का त्यों उसको अपनी अभिव्यक्ति दी है। बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई, जैसा उन्होंने देखा वैसा की वैसा लिखा। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मतलब कोई लाग लपेट नहीं है, जैसा समझ में आ रहा है, जैसा देखा है संसार में, वैसे की वैसे उन्होंने चीजों को लिख दिया। किसी के दबाव में आकर, किसी की कहते हैं कि किसी की चापलूसी करने के लिए उन्हें कभी भी रचनाएं नहीं की। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला। सबसे पहली कविता कौन सी है इनकी? मधुशाला, याद रखिएगा। और मधुशाला कब आई है? 1935 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली है। तो उस पर किसकी झलक मिलती है, किसकी, जैसे ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर किसकी छाप पड़ी है? उमर खयाम की। जो उनकी में मस्तानापन था ना, जिस बेतकल्लुफी से उन्होंने उमर खयाम ने अपनी कविताएं लिखी, ऐसे ही हरिवंश राय जी ने मधुशाला में अपनी वाणी को अभिव्यक्ति दिए। उन्होंने एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। मतलब जब हम किसी कविता को सुनते हैं, किसी काव्य को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है उसमें जो रस है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उतर रहा है। कभी आप जो पिक्चर देखते हैं, आप जो सीरियल्स देख रहे हैं, आप कोई भी घटना अपने आसपास देखते हैं, तो कई बार आप उससे रिलेट कर जाते हैं। मतलब वो अनुभूति आपको अंदर तक छू जाती है, ऐसा लगता है ये चीज तो हमारे साथ भी हुई थी। ठीक है, तो उनकी भी अभिव्यक्तियां ऐसी ही हैं। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा सत्ता जैसा भी है सहज भाव से स्वीकार करें। मतलब आपको जीवन में जो भी मिल रहा है आप उसे अपना लें, तो जीवन जीने का क्या है? मजा। ठीक है, ये इनका एक पेज का कवि परिचय है। इसके बाद इनका सेकंड पेज में इनकी ठीक है, इसके बाद सूफियाना सी बेख्याली। सूफी जो अंदाज होता है ना, ये सूफी अंदाज आपका होता है जो हमारी उर्दू फारसी की जो रचनाएं है ना, उनके अंदाज होते हैं सूफियाना। उनकी जो भक्ति है, हमारे यहाँ संत भक्ति होती है और इनकी जो भक्ति है उसको हम सूफी भक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सूफियानी से बेख्याली का मतलब होता है, मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, जिसे किसी की कोई परवाह ना हो। तो आपके ऊपर एक सूफियाना से बेख्याली मन पे छा जाएगी। देखा वो जोधा अकबर में वो गाना गाते हैं ना, वो टोपी सी लंबी सी पहन के, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें गाते हैं और वो ऐसे मतलब अपनी भक्ति में वो खो जाते हैं। मतलब उनको ईश्वर के आगे, अल्लाह के आगे कुछ नजर नहीं आता है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफूर यानी गायब हो जाएंगे। काफूर यानी गायब हो जाएंगे जब आप किसी की भी इबादत में, बंदगी में, प्यार में, मोहब्बत में पड़ जाते हैं। इसे बच्चन का हालवादी दर्शन कहते हैं। मतलब आप किसी एक चीज में इतना रम जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि आपको फिर किसी और चीज का ख्याल नहीं रहता। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा गया है, याद रखिएगा, बच्चन का हालावादी दर्शन कहा गया है इसको। अब यहाँ एक बात ध्यान देने और योग्य और है, उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। ठीक है, इनकी बाद में भी कुछ कविताएं लिखी गई जिनका अभी तक मूल्यांकन हो ही नहीं पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, डायरी आदि के साथ में बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। मैंने आपको बोला ना, एक जो साहित्यकार है वो साहित्यकार है, वो ये नहीं देखेगा कि मुझे सिर्फ कविताएं लिखनी है, कि मुझे सिर्फ कहानियां लिखनी है। लेकिन हाँ, किसी के अंदर एक कोई प्रतिभा ज्यादा होती है जो
बहुत अधिक मुखरित हो जाती है, प्रखर हो जाती है, उसमें कहना चाहिए परिणाम ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो उन्हें उसी रूप में याद कर लिया जाता है। जैसे प्रेमचंद क्या है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार, ठीक है। इसी तरह से बच्चन जी, इनको कवि अच्छा माना गया है, तो इनको कवि के रूप में ज्यादा याद कर लेते हैं हम, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। मतलब इन्होंने जो अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं उसमें जो भी इन्होंने किया, चाहे अच्छा किया है बुरा किया है, इन्होंने वो ईमानदारी से स्वीकारा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पार्ट की। अब अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो इस पार्ट में इनकी दो कविताएं ली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी दो कविताएं ली हुई हैं जी। तो यहाँ पर इनकी दो कविताएं हैं। यहाँ इनकी कविता है आत्म परिचय, ठीक है, और एक गीत संग्रह है निशा निमंत्रण, उसका एक गीत दिया गया है। एक तो कविता है इनकी कौन सी, आत्म परिचय, और एक इनका गीत है जो निशा निमंत्रण से लिया गया है। यहाँ पर ये दो इनकी पद्य लिए हुए हैं। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अब हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है पेपर में कि इस कविता का जो मूल भाव है, प्रतिपाद्य है, वो क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे कवि, इस कविता में क्या बताया गया है। तो उसका जो सार है ना कविता का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम एक बार रन थ्रू कर लेते हैं, बाकी जब हम कविता पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। नेचुरल सी बात है, आप किसी भी इंसान को जानकर उसके बारे में टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में कोई इंसान बोलने नहीं जाता कि मैं इतना बुरा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैंने ये काम ऐसे, बड़ाई सब करते हैं, नो डाउट, अपनी प्रशंसा सब करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो जैसा है उसको खुद को उसी तरह से स्वीकारने में नेचुरल सी बात है उतनी ईमानदारी हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अपने को जानना थोड़ा कठिन है। अब बात करते हैं, समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अच्छा नहीं करते, हम हमेशा बुरा नहीं करते, हम अपने कर्मों को सिर्फ अपनी परिधि में रख करके देखना चाहते हैं कि हमने ये किया हमारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है वो किसी और के लिए गलत। ठीक है, जब जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, मतलब ये जो संसार है इसमें आप ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज से अनभिज्ञ रह सकते हैं कि आप किसी, आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपके अंदर गंदगियां भी आती हैं, आपके अंदर अच्छी बातें भी आती हैं, आप अच्छा भी करते हैं, आप कभी ना कभी अनजाने में चाहे न चाहे बुरा कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें बचना चाहिए उन चीजों से। दुनिया अपने व्यंग्यवाण यानी कटाक्ष, ताना जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है, और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य कभी नहीं रह पाता है। हमें इसी समाज में रहना है, हमें इसी दुनिया के साथ में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ में रहना है। हम चाहे कितना भी अपने आप को अलग करना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस दुनिया को छोड़ने में परेशानी आती है। और जिन्हें छोड़ना है वो हिमालय पे बैठी है, फिर वो कभी नहीं आते, 10-10 साल 15-15 साल है। ठीक है, अगर आप वो कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो लगे रहिए, अपने आप को कमल की तरह निरपेक्ष रखिए, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही दुनिया है। मतलब आप किस समाज से आए हैं, आपके अंदर किस जाति की भावना है। सबसे पहले लोग क्या पूछेंगे, हाँ भाई कौन है आप अपना नाम बताएंगे, अच्छा इसमें भी आप कौन है, ठीक है, फिर वो अब आप, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, इसको जानते हो। अब कह रही हूँ ना कि आप कहीं ना कहीं जहाँ से, उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि आप कैसे हैं, वो आपको बाद में जानना चाहेंगे। आपकी जो पहचान होती है आपके समाज, आपकी जाति, आपके देश, आपकी धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी जमीन, इनसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से द्विधात्मक यानी दो तरीके से, ठीक है, और द्वंद्वात्मक यानी उलझन चल रही है, इधर से भी उधर से भी द्वंद्व चल रहे हैं। ठीक है, संबंधों का मर्म यानी रहस्य बोल सकते हो, ही उद्घाटित करता चला है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है। मतलब इन्होंने जो कविता लिखी है आत्म परिचय, उसका अगर आप ये कहते हैं कि उस पूरी कविता का सारांश अगर एक पंक्ति में कहीं बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। ध्यान रखिएगा, मतलब दुनिया से मैं प्यार भी करता हूँ,
मैं इससे लड़ाई भी करता हूँ, मतलब लोगों से मेरी लड़ाई भी होती है, संसार से मैं प्यार भी बहुत करता हूँ। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। मेरे अंदर इतने सारे विरोधाभास है ना कि मुझे उनमें आपस में क्या करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है। मैं किसी एक चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। कभी मेरा मन दूसरी चीज की तरफ भागता है तो एक चीज मना करती है, एक चीज की पहली की तरफ भागता है तीसरी मना करती है, तो मुझे उनमें क्या करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है, क्या तालमेल बिठाना पड़ता है। ठीक है, सामंजस्य यानी तालमेल। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग। उन्माद यानी किसी चीज का नशा। ठीक है, आप जब नशे में होते हैं तो आपको कुछ याद नहीं होता है, आपको नहीं याद होता है कि आप किस दुख में थे, किस तकलीफ में थे, आपको क्या चीज बहुत ज्यादा खुश कर रही थी। जब आप व्यक्ति किसी उन्माद में होता है ना, उन्माद का मतलब होता है किसी तरह की लत या नशा। मदमस्त होता है ना जब वो मदमस्त, तो उसमें भी अवसाद है, मतलब उसमें भी किसी तरह का दुख है मुझे। ये लाइन इनकी कविता की है, आत्म परिचय की, आप पढ़ेंगे आज। रोदन में राग यानी जब मन अंदर से बहुत दुखी है तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गाना गाऊं, चहकूं, खुशी मेरे अंदर से निकले। तो विरोधाभास है, दोनों अलग अलग तरह के भाव है। शीतल वाणी में आग, मैं बोल बहुत शांत तरीके से रहा हूं, रही हूं, लेकिन मेरी वाणी क्या है, सुलग रही है, उस सामने वाले को जला के भस्म कर देगी, ऐसी वाणी है मेरी। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक, जो आपस में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको एक सा करने की चीज। सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूं। आत्म परिचय देते हुए कि बता रहे हरिवंश जी कि इन सब चीजों में सामंजस्य साधते साधते ना क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से लड़ते हो तो क्या होता है, एक टाइम के बाद में इंसान बोलता है छोड़, मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं करनी है, इसको जैसा करना है करने दो, उसको जैसा करना है करने दो, लेट इट बी, छोड़ो, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, इधर से सुना उधर से निकालते, तो मस्त हो जाता है सब पे इंसान। ठीक है, तो वही उनकी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ पर मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए आसक्त नहीं हूँ, मोहित नहीं हूँ, मतलब मैं मरा नहीं जा रहा हूँ इसके लिए, आप ऐसा कह सकते हैं इसको। बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, ठीक है, हम बाजार जाते हैं चीजें खरीदने के लिए, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे खरीदना ही नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि विषय वासनाओं में रहते हुए अगर आप निरासक्त तो हो सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, ठस्सा यानी जिद, ठीक है, वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। अब जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे आगे जाकर के, जब आप हिंदी भाषा लेते हैं तो आप इसमें हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक युग रहा, 4 युगों में इसको बांटा, उसका जो आधुनिक युग रहा सबसे लास्ट वाला, उसको भी 4-5 भागों में बांटा गया था। उसमें एक युग आया था छायावादोत्तर काल, ठीक है, तो ये उसी टाइम का आपका काव्य है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, मतलब दुनिया में रहते हुए भी इन्होंने दुनिया का होकर भी दुनिया की सारी चीजों को नकार दिया है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। मतलब चाहकर भी ये अपने आप को उन चीजों में आसक्त नहीं कर पाते। विरोधाभास है, सब द्वंद्व भी चल रहे हैं अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी न किसी अबूझ रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आत्म परिचय में ही यहाँ पर बताया गया है। एक और काव्य यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, एक और काव्य यहाँ पर है जिसका नाम है निशा निमंत्रण, वो एक गीत है, ठीक है, निशा निमंत्रण एक गीत है, गीत संग्रह है जिसमें से एक गीत यहाँ पर लिया हुआ है। 1 मिनट पढ़ते हैं इसको, जरा सा इरेज कर लें हम ताकि आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए पीछे का तो आप वापस से रिवर्स में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे निशा निमंत्रण। चलिए हम बात कर रहे हैं निशा निमंत्रण की। निशा निमंत्रण एक गीत संग्रह है, याद रखिएगा ये क्या है, गीत संग्रह है। इस किताब में गीतों का संग्रह किया गया है, बहुत सारे गीत इकट्ठे किए गए हैं, उससे उद्धृत यानी लिया गया एक गीत है जिसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता, यानी जो भी नेचर में चेंजेस होते हैं, इस प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके संदर्भ में प्राणी वर्ग, प्राणी क्या है,
जंतु, कीड़े मकोड़े, हम, ठीक है। वनस्पति वर्ग की बात नहीं की गई यहाँ पे, प्राणी वर्ग की बात की है। प्राणी वर्ग में जंतु और मतलब पशु पक्षी और अपन, हम लोग आते हैं। लेकिन उसमें भी ये बोल रहे हैं विशेषकर मनुष्य, उसमें भी किसकी बात की गई है, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है, ठीक है। तो जो भी परिवर्तन होता है प्रकृति में, उसमें मनुष्य का क्या भाव होता है, किस तरह से उसके अंदर संवेदनाएं उठती हैं, वही यहाँ पर है। बहुत ही सरल और सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी, रूहानी होता है अलौकिक, रूहानी यानी अलौकिक, इस रूह से भी परे। अब इस रूह से परे, रूह यानी आत्मा, उससे परे क्या होगा, परमात्मा, ठीक है। रूहानी चूहन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। मतलब आप इतना सरल उन्होंने बिंबात्मक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुति की है वहां पर, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं वास्तव में किसी और ही लोक में हूँ, ठीक है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। यानी हमारे पैर कब किसी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहेंगे, जब हमें पता हो कि उस मंजिल पे हमारा कोई इंतजार करने वाला बैठा है, ठीक है, या हमें किसी से मिलना है। कहीं ना कहीं वो चीज, वो आश्वासन होता है, तो हमारे प्रयास क्या हो जाता है, अपने आप ही स्वतः ही तेज हो जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, हम शिथिलता, आराम से अपना सफर पूरा करेंगे। जब हमें मालूम है हमारा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, हम क्यों जल्दी करना चाहेंगे किसी चीज की। या फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं, मतलब हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं, हम ऐसे जड़ हो जाते हैं कि हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। जब हमें ये मालूम होता है कि हमारे लिए कोई भी आश्वासन, हमारे आने वाले कर्म के लिए कोई भी ऐसा परिणाम हमें मिलने वाला नहीं है। यह जो गीत है, इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए, यानी कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसको हमेशा ये नहीं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए हमें ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब इनका जो गीत है जिसके बारे में हमने बात की, ये जो गीत है ये किससे लिया गया है, निशा निमंत्रण, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप उनका कवि का परिचय याद करें, उसके बारे में सुने, सोचें, समझें और उसको एक शॉर्ट रूप में लिखें ताकि आप तैयार हो सके, ठीक है, परीक्षा के लिए, पेपर के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।